जय हिंद जय भारत। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत बढ़िया हूँ। हमारा ये जो वीडियो वो देखने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट मुझे आपको करना है सीए आइकॉनिक प्रोग्राम के लिए। सीए आइकॉनिक प्रोग्राम एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो अनअकैडमी ने लॉन्च किया है। इसमें लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म भी आपके लिए अवेलेबल है। इसमें आपके डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होंगे, लाइव क्लासेज होगी, आपके 3 टेस्ट पेपर होंगे, 40% सिलेबस, 80% सिलेबस, 100% सिलेबस, जो आपको कॉपी चेक करके दी जाएगी ताकि आपको आपकी गलतियों का एहसास हो, वो गलतियां आप एग्जाम में ना दोहराएं। वीकली टेस्ट लिया जाएगा, प्रिंटेड बुक्स दी जाएगी, स्टडी मटेरियल जो होगा प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा। आपके डिस्कॉर्ड की फैसिलिटी अवेलेबल है, अनलिमिटेड एक्सेस अवेलेबल है, स्ट्रक्चर कोर्स आपको मिलेगा। उसके अलावा सब्सक्रिप्शन में 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है और मंथली पेमेंट की फैसिलिटी भी है, जिसमें ग्रुप 1, ग्रुप 2 और आप कॉम्बो का ऑफर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। CAMG लाइव कोड यूज करने पर आपको मिलेगा एडिशनल डिस्काउंट। तो अब आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। ये जो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है उसमें कौन कौन से सर्विस एग्जाम्प्ट है। देखो, हमने गवर्नमेंट की सर्विस पढ़ी थी, तो गवर्नमेंट की सर्विस में पार्ट PART, उसमें टी क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर में मैंने बोला एंट्री नंबर 15 से लेकर के 21B तक की जो एंट्रीज़ है गुड्स और पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन की, वो एग्जाम्प्ट होती है। उसके अलावा बाकी टैक्सेबल है। अब हम वही एंट्रीज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की कौन कौन सी एंट्रीज एग्जाम्प्ट होती है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एंट्री नंबर 15 पे आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एयर। बाय एयर अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड की जा रही है बराबर है, तो वो एग्जाम्प्ट होती है कब, जब आपका एम्बार्किंग प्लेस या डिसएम्बार्किंग प्लेस, एम्बार्किंग मतलब जहाँ से आप फ्लाइट में चढ़ेंगे, बोर्डिंग स्टेशन, बोर्डिंग प्लेस जहाँ से आप फ्लाइट में चढ़ेंगे वो जगह, और डिसएम्बार्किंग जहाँ उतरेंगे फ्लाइट से, दोनों में से कोई भी जगह। जब आप टिकट बनाते हैं तो टिकट में ऐसा लिखते हैं ना बेटा, फ्रॉम आगे टू, वैसा फ्रॉम एंड टू। तो इनमें से कोई सी भी जगह, ये वाली या ये वाली, दोनों में से कोई सी भी जगह अगर सतनाम या बागडोगरा है, सतनाम या बागडोगरा है, दोनों में से कोई सी भी जगह सतनाम या बागडोगरा है, ओके। उस केस में दोनों में से कोई भी जगह, या तो सतनाम है या फिर बागडोगरा है, दोनों में से कोई भी जगह, ये या ये वाली। बागडोगरा वेस्ट बंगाल में एक जगह है बेटा, या सतनाम स्टेट, तो फिर GST नहीं लगता। सतनाम का मतलब सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर और बागडोगरा। सतनाम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड बागडोगरा इन वेस्ट बंगाल। इनमें से कोई भी जगह है तो फिर GST कभी नहीं लगेगा, वो एग्जाम्प्ट होगा। तो जब आप टिकट बनाएंगे कभी भी, तो आप टिकट यूँ बनाएं, अगर मुंबई टू दिल्ली, दूसरा टिकट आपने बनाया मुंबई टू त्रिपुरा, तीसरा टिकट आपने बनाया त्रिपुरा टू जयपुर, एक अरुणाचल प्रदेश, टू त्रिपुरा। अब इधर आओ बेटा, मुंबई टू दिल्ली अगर आप बाई फ्लाइट जा रहे हैं, बाई एयर की बात कर रहा हूँ, बाई फ्लाइट की बात कर रहा हूँ बेटा। ये वाली जो सर्विसेज है खाली फ़्लाइट के लिए, ये वाली बाई एयर अगर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, फ़्लाइट की बात हो रही है, तो मुंबई टू दिल्ली टैक्स लगेगा, क्योंकि एम्बार्किंग प्लेस मुंबई है, डिसएम्बार्किंग प्लेस दिल्ली है। मुंबई टू त्रिपुरा जाएंगे तो एग्जम्प्ट है, क्यों, क्योंकि भले एम्बार्किंग प्लेस मुंबई है बट डिसएम्बार्किंग प्लेस त्रिपुरा है। क्या है, डिसएम्बार्किंग प्लेस त्रिपुरा है।
तो दोनों में से कोई भी एक जगह सतनाम या बागडोगरा में कवर होती है तो वो एग्जम्प्ट होगी। इधर ये एम्बार्किंग प्लेस त्रिपुरा आ गई, एग्जम्प्ट। इधर अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा, ये अब दोनों ही जगह सतनाम और बागडोगरा में, चाहे एम्बार्किंग ले लो चाहे डिसएम्बार्किंग ले लो, दोनों ही जगह ये भी एग्जम्प्ट है। तो जब आप टिकट बनाएंगे तो टिकट पे जो पैसा लगता है ना, एयर फ्रेट जो एयर फेयर आप पे करते हो टिकट पे, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा बेटा। वो क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। ये एंट्री नंबर 15, एंट्री 15 में एग्जम्प्ट हो जाएगा। समझ में आया? चलो नेक्स्ट आओ इधर। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स या नॉन एसी स्टेज कैरियर्स, इसके बारे में आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स। एक है स्टेज कैरियर्स। कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स और स्टेज कैरियर्स क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा। नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्ट पे गाड़ी चल रही है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास में ये खूब सारी बसेस हैं, बराबर है। मेरे पास में खूब सारी बसेस हैं, ये बस हो गई, ये बस हो गई, ये खूब सारी बसेस हैं मेरे पास में। अभी जो बसेस हैं इनको रिलायंस लिमिटेड ने मुझे बोला कि महेश गौड़ सर हमको बस हायरिंग पे चाहिए हमारे स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप के लिए। तो मेरा और रिलायंस का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि ठीक है मेरी बस रिलायंस के लिए चलेगी, मैं सप्लायर हूँ, रिलायंस जो है वो रिसिपिएंट है, मैं सप्लायर, रिलायंस रिसिपिएंट। मैंने उनको बोला मेरी 2 बसेज आपकी चलेगी जो आपके एम्प्लॉय को पिक एंड ड्रॉप करेगी। अब रिलायंस के मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 1 महीने का, 2 महीने का, 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, जितना भी टाइम पीरियड का हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया मेरे और रिलायंस के बीच में। एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हमारे बीच में। वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में, मेरे और रिलायंस के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग आई। क्या अंडरस्टैंडिंग आई हम दोनों के बीच में? कि भाई मैंने रिलायंस को बोला कि भाई आप बताओ आपको एसी बस चाहिए या नॉन एसी बस चाहिए। तो रिलायंस ने बोला गौड़ साहब एक एसी दे दो, एक नॉन एसी दे दो। मैंने कहा ठीक है, ये एसी बस है, ये नॉन एसी है। बोला चलेगा। अब एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स बोलते हैं इसको। अब मेरी ये जो एसी बस है इसका मैं भाड़ा लेता हूँ महीने का 2 लाख रुपीज़, नॉन एसी बस का लेता हूँ मैं 1.5 लाख। ये जो 1.5 लाख है ये एग्जम्प्ट होगा और ये जो 2 लाख है एसी बस का ये टैक्सेबल होगा, क्योंकि नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स एग्जम्प्ट होता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं, यहाँ पे टूर कवर नहीं होना चाहिए, टूरिज्म नहीं आना चाहिए, ओला उबर रेडियो टैक्सी वगैरह कवर नहीं होगी, यहाँ पर वो कवर नहीं होगी, चार्टर्ड प्लेन कवर नहीं होगा, 3 चीज़ें कवर नहीं होगी, उनको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। सर समझे नहीं, मैं बताता हूँ। मान लीजिए टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी को अपने एम्प्लॉय को 10 डेज़ के लिए घुमाने के लिए लेकर के जाना पिकनिक पर 10 दिन के लिए इंडिया टूर करवाना है। टाटा कंपनी ने मुझे बोला गौड़ साहब आपकी जो मोटर व्हीकल्स है या कैरियर्स है उसको हमको चाहिए रेंट पे। तो रेंट पे मैं इनको अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ, तो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स। अब ये जो है जो बस दे रहा हूँ, जरूरी नहीं बस हो टैक्स, कोई भी टैक्सी हो, कार हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, नॉन एसी होना चाहिए। ये नॉन एसी है और मैंने रतन टाटा जी को बोला जी 5 लाख रुपीज़ लगेंगे। रतन टाटा जी ने बोला डन। ये जो 5 लाख है ये टैक्सेबल होंगे, भले ये नॉन एसी है। कारण क्या, ये टूर के लिए है, इनके एम्प्लॉय को घूमने फिरने के लिए जाना है, टूरिज्म के लिए जाना है, तो टूर के लिए मैंने ये दिया है।
तो टूर के लिए अगर मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ तो फिर बेटा उस केस में टैक्स लग जाएगा। टूरिज्म कवर नहीं होगा, चार्टर्ड प्लेन कवर नहीं होगा, रेडियो टैक्सी, ओला उबर। मान लो मेरी एक छोटी सी कार है ये, और ये मैंने ओला में लिस्ट करवा रखी है, तो ओला की और मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट हो गया हमारे बीच में कि मेरी गाड़ी ओला में चलेगी, तो फिर टैक्स लगेगा। ये नॉन एसी भी होगी ना, तब भी टैक्स लग जाएगा, तब भी टैक्स लगेगा, क्योंकि रेडियो टैक्सी कवर नहीं होगी, चार्टर्ड प्लेन कवर नहीं होगा, और दूसरा आपके टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। एक और, मुकेश अंबानी जी का एक दिन फ़ोन आता है, गौड साहब मेरा चार्टर्ड प्लेन ख़राब हो गया, आपका चार्टर्ड प्लेन मिलेगा क्या? मैंने कहा ले जाओ। मैंने अपना चार्टर्ड प्लेन दिया, मैंने कहा बट सुनो कितने टाइम के लिए? बोले 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उस केस में वो मुझे पैसा देंगे, जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा बेटा। ओके चलो इधर आ जाओ। नॉन एसी नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज अदर देन रेडियो टैक्सी, रेडियो टैक्सी के अलावा, रेडियो टैक्सी के अलावा, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, कंडक्ट टूर, चार्टर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा। समझ में आया? तो इधर देखो, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, नॉन एसी होना चाहिए, बट उसमें क्या नहीं आएगा, रेडियो टैक्सी वाला पॉइंट कवर नहीं होगा कि मैंने अगर ओला के साथ टाई अप किया है, ओला को मैंने कॉन्ट्रैक्ट कैरियज पे दिया है, वो नहीं होगा। और टूरिज़्म नहीं आएगा, टूरिज़्म के लिए मैं गाड़ी दे रहा हूँ नॉन एसी, तब टैक्स लग जाएगा। और चार्टर्ड वगैरह नहीं आएंगे, चार्टर प्लेन वगैरह नहीं आएंगे। दूसरा नॉन एसी स्टेज कैरियज। अब स्टेज कैरियज क्या होता है, ध्यान से सुनना। स्टेज कैरियज बेटा ये एक ऐसी बस होती है या ऐसा व्हीकल होता है जिसका एक रूट फिक्स होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक प्राइवेट बस चलती है मान लो, या गवर्नमेंट की बस चलती है, कोई सी भी बस जिसका एक रूट फिक्स है, मुंबई से पुणे, पुणे से सतारा, सतारा से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर, ये रूट फिक्स है। अब इस बस में कोई भी पर्सन टिकट खरीद करके चढ़ सकता है, उतर सकता है, और ये इसी रूट से जाती है। अब इसके एग्जांपल ले लो, वोल्वो बस, वोल्वो होती है ना जो एसी होती है, अदर प्राइवेट बसेस, गवर्नमेंट बसेस, सब यहाँ पे कवर होगी। अब इधर देखना, वोल्वो जो एसी होती है उस पर टैक्स लगेगा क्योंकि वो एसी है। इनको बोलते हैं स्टेज कैरियज, इन गाड़ियों को क्या बोलते हैं, स्टेज कैरियज, जिनका रूट फिक्स होता है, जिनमें कोई भी टिकट लेकर के चढ़ सकता है, उतर सकता है, उसका किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बराबर है। प्राइवेट बसेस अगर ये एसी है तो टैक्स लगेगा, नॉन एसी है तो ही एग्जम्प्ट होगा। गवर्नमेंट बसेस एग्जम्प्ट होगी कब, इफ नॉन एसी है तो, अगर वो स्टेज कैरियज में कवर हो रही है, स्टेज कैरियज में। ओके आ जाओ जरा यहाँ पर, नॉन एसी स्टेज कैरियज एग्जम्प्ट, नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरियज जो है वो आपके एग्जम्प्ट होगा। Next, entry number 16. Transportation of passenger by air embarking from terminating at regional connectivity airport. Transport of passenger with or without accompanying belongings. चलो आ जाओ, पहले मैं समझा देता हूँ फिर हम इसको रीड करेंगे। आओ इधर ध्यान से सुनना। ये 2 एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट नए बने हैं। जैसे तो छोटे मोटे एयरपोर्ट बनते हैं, जैसे किशनगढ़ है अजमेर के पास में, वहाँ पे एक एयरपोर्ट बना। अब मुंबई से वहाँ पे फ़्लाइट जाती है, हार्डली 4 या 3-4 पैसेंजर जाते हैं वहाँ पर। तो अब वो जो एयरपोर्ट है वहाँ पे कौन फ़्लाइट चलाना चाहेगा?
तो वैसे एयरपोर्ट है ना, उनको एक दूसरे से जोड़ने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट का सिस्टम चालू किया गया, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये एयरपोर्ट है, ये एयरपोर्ट है, दोनों एयरपोर्ट को, जैसे कोई भी एयरपोर्ट, कोई भी दोनों में से एक एयरपोर्ट रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में हो, या दोनों भी हो सकते हैं, पर दोनों में से मिनिमम एक रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का एयरपोर्ट हो। मान लो यहाँ से वहाँ तक जाने में फ़्लाइट की टोटल कॉस्ट आती है 10 लाख। अब इसमें जो पैसेंजर है वो टिकट खरीदते हैं, एयर टिकट, और उनका जो कलेक्शन होता है वो होता है मान लीजिए 4 लाख। ये जो 4 लाख रुपीज़ है ये टैक्सेबल होता है, क्योंकि खाली एयरलाइंस का कब टैक्स नहीं लगता, जब सतनाम या बागडोगरा में से कहीं पे जा रहे हो तो, अदरवाइज़ लगेगा, जा रहे हो या आ रहे हो सतनाम या बागडोगरा, तो ये तो वहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे टैक्स लगेगा। बट अभी भी लॉस कितना हो गया, बैलेंस 6 लाख। तो कौन सी एयरलाइंस यहाँ पे चलेगी बेटा, ये बताओ, कौन सी एयरलाइंस चलेगी यहाँ पर? कोई चलना चाहेगा यहाँ पर? भाई लॉस हो रहा है ना, लॉस में कौन चलाएगा वहाँ पर? तो गवर्नमेंट ने मुझे बोला, महेश गौड़ सर आपकी MG एयरलाइंस है। मैंने कहा बिल्कुल है। बोले आप चलाए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम में। मैंने कहा मैं तो नहीं चलाऊंगा, क्योंकि 10 लाख कॉस्ट आती है, मुश्किल से 4 लाख रुपया वसूल होता है, 6 लाख का नुकसान होता है। गवर्नमेंट ने बोला कि ये जो गैप आ रहा है ना आपका, ये गैप, इसको हम फिल करेंगे वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू, वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF के थ्रू इसको फिल करेंगे, वायबिलिटी गैप फंडिंग VGF के थ्रू ये गैप पूरा आपको भरना होगा, ये फिल करना होगा, ये गवर्नमेंट फिल करेगी। तो वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू गवर्नमेंट मुझे 6 लाख रुपीज़ देगी। जब ये 6 लाख मिलेगा, जस्ट लाइक एक सब्सिडी टाइप का समझ लो, ग्रांट टाइप का समझ लो, ताकि वहाँ पर मेरी फ़्लाइट जा सके, चला सकूँ मैं। ये अमाउंट एग्जम्प्ट होगा, इसके लिए एग्जम्पशन है एंट्री नंबर 16 में, ये अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। अब इसमें मैं सर्विस किसको दे रहा हूँ? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के कहने पे चला रहा हूँ। मुझे पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट देगा। कौन देगा? गवर्नमेंट देगी ये पैसा मुझे, वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू। तो ये पैसा मुझे गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट को मैं सर्विस दे रहा हूँ, ये वाला पैसा एग्जम्प्ट होगा। तो इधर आओ बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स with or without accompanied belongings by air embarking from और terminating at, या तो embarking हो रहा है या terminating हो रहा है, आप या तो जा रहे हो या उतर रहे हो या चढ़ रहे हो वहाँ से, at a regional connectivity scheme airport against consideration in the form of viability gap funding। consideration की किस फॉर्म में आ रहा है? viability gap funding की फॉर्म में आ रहा है। this provision are not applicable on or after 3 years, 3 साल के बाद में ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगा from the date of commencement of operation of the regional connectivity scheme, regional connectivity scheme। ओके, कोई डाउट? मतलब जब रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट शुरू हो गया, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट शुरू हो गया, उसके बाद 3 साल तक ये एग्जम्पशन मिलेगी, उसके बाद में नहीं मिलेगी। ओके, चलो नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रोड, रेल और वेसल्स। बेटा इसके लिए मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा जेनेलिया डिसूजा की। आ जाओ इधर, कहानी है जेनेलिया डिसूजा की। बट अब मुंबई में एक जगह है घाटकोपर, घाटकोपर ये एक ऐसी जगह है जो पोश एरिया में मानी जाती है, मुंबई के सेंट्रल साइड में एक अच्छी जगह मानी जाती है। यहाँ पर जेनेलिया डिसूजा रहा करती थी। दूसरी जगह एक है अंधेरी, ये वेस्टर्न लाइन में होती थी। एक मुंबई सेंट्रल, बाहर गांव जाने वाली ट्रेन यहाँ से बनती थी। एक बार भयंकर दंगा हो गया महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से यह ट्रेन की लाइनें, लोकल ट्रेन वगैरह चलती है,
ये मेट्रो की लाइन है, इधर ये जो एरिया है ये समुद्र है, ये समुद्र है। अब हुआ क्या था, एक बार भयंकर दंगा हो गया। दंगा होने की वजह से ये जो एरिया है ना, ये एरिया पूरा, ये एरिया पूरा, इस पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा दिया गया कि कोई भी आ जा नहीं सकता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, खाली पैसेंजर ट्रेन जा सकती थी। अब मुंबई सेंट्रल से एक पैसेंजर ट्रेन चलती है और वो ट्रेन जा रही थी जेनेलिया डिसूजा के गांव में। जेनेलिया डिसूजा जो एक्ट्रेस है गांव जाने वाली थी। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जेनेलिया डिसूजा घाटकोपर में रहती थी। अब उसको ये समझ में नहीं है कि मुंबई सेंट्रल तक पहुँचे कैसे। सब जगह कर्फ्यू लगा हुआ था, हालत ख़राब थी और ट्रेन मुंबई सेंट्रल के बाद सीधा गुजरात में रुकेगी और कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। तब जेनेलिया डिसूजा ने एक ऑटो रिक्शा वाले को पकड़ा। किसको पकड़ा? ऑटो वाले को। बोला भाई तू चलेगा? ऑटो वाले ने बोला देवी माफ़ करो, इतना दूर तो नहीं जा सकता मैं। ऑटो वाले ने बोला एक काम करता हूँ, मैं घाटकोपर मेट्रो स्टेशन छोड़ देता हूँ आपको। तो जेनेलिया डिसूजा ने सोचा चलो मेट्रो स्टेशन जाती हूँ। और ये मेट्रो की लाइन है, ये वाली जो लाइन है ना, ये मेट्रो की है। मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम जो अब ये चालू थी क्योंकि अंधेरी तक जाती है। तो ऑटो वाले ने उसको मेट्रो स्टेशन छोड़ा। मेट्रो ट्रेन में बैठ करके वो अंधेरी स्टेशन उतरी जेनेलिया डिसूजा। कहाँ उतरी? अंधेरी। तो देखो ऑटो वाले ने उसको छोड़ा मेट्रो से सीधा ही वो कहाँ? अंधेरी स्टेशन। जब अंधेरी स्टेशन वो पहुँच गई तब उसने देखा कि यहाँ पे कोई लोकल ट्रेन तो चल ही नहीं रही है, मुंबई सेंट्रल कैसे जाए। तब इसने देखा कि भाई यहाँ पर एक काली पीली टैक्सी है। वो फिल्मों में आपने देखा होगा काली पीली टैक्सी होती है जो मीटर्ड कैब बोलते हैं जिसको, जिसमें मीटर गिराते हैं फिर वो टैक्सी चलती है, मीटर कैब। तो एक मीटर कैब थी। जेनेलिया डिसूजा इसके पास में गई, बोले टैक्सी वाले भैया मुंबई सेंट्रल जाओगे? इसने बोला नहीं। तो बोले एक काम कीजिए समुद्र के किनारे छोड़ दीजिए मुझे। बोले सुसाइड करोगी क्या? बोले नहीं, मैं कोई दूसरा रास्ता जुगाड़ लगाऊंगी, मुझे कैसे भी करके मुंबई सेंट्रल पहुंचना है। ये जो काली पीली टैक्सी वाला है ना, काली पीली टैक्सी वाला, ये उसको लेकर के समुद्र के यहाँ पे आ गया। यहाँ पे एक यॉट थी, यॉट फेरी। जेनेलिया डिसूजा इस फेरी में बैठी, यॉट में, जिसको हम बोलते हैं इनलैंड वाटरवेज। क्या बोलते हैं? इनलैंड वाटरवेज, जो इंडिया के पानी में चलती है। इनलैंड वाटरवेज जो इंडिया के पानी में चलती है। ये इनलैंड वाटरवेज में बैठी जेनेलिया डिसूजा। अब पानी में तो कर्फ्यू था नहीं, ये आते 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 यहाँ पे उतर गई मरीन ड्राइव में। फिर यहाँ से उतर करके वो मुंबई सेंट्रल गई टैक्सी करके, क्योंकि इधर कर्फ्यू था नहीं। जब वो मुंबई सेंट्रल पहुंची, रेल के एसी टिकट सारे बिक चुके थे, फर्स्ट क्लास के सारे सेल आउट हो चुके थे, स्लीपर कोच या जनरल वाले सिर्फ वही बचे थे। बेचारी ने ये टिकट खरीदे और ये टिकट लेकर के अपने गांव गई। तब से उस जेनेलिया डिसूजा को ट्रेन में चलने का फोबिया है, फोबिया। अब बेटा इस कहानी में जिन जिन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मैंने नाम लिया ना, उन पे कभी जीएसटी नहीं लगता जब आप उनको पैसा देते हो। तो वापस से एक एक करके सुनना, वापस से बता रहा हूँ मैं। पहला ऑटो, ऑटो से गई ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा वाले को आप पैसा दोगे उस पर कभी जीएसटी नहीं लगेगा। दूसरा मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम, ये जो है ये एसी भी होंगे ना, एसी जैसे दिल्ली में मेट्रो चलती है एसी, मुंबई में मेट्रो चलती है एसी, तब भी जीएसटी नहीं लगेगा। भली एसी हो तब भी जीएसटी नहीं लगेगा, एग्जैम्प्ट है। मीटर कैब जो काली पीली टैक्सी, रेडियो टैक्सी नहीं, रेडियो टैक्सी तो ओला उबर ये सब होते हैं, वो नहीं, वो होंगे तो टैक्स लगेगा। मीटर कैब काली पीली टैक्सी होती है जिसमें मीटर गिराया जाता है फिर वो टैक्सी चलती है, बराबर, वो एग्जम्प्ट है। इनलैंड वाटरवेज जो इंडिया के पानी में चलने वाले वेसल्स वगैरह, बट क्रूज नहीं होना चाहिए, टूरिज्म के लिए नहीं होना चाहिए, नॉट फॉर टूरिज्म पर्पस, नॉट फॉर टूरिज्म। टूर तो ये देखो, टूर तो अगर लिखा हुआ भी आ जाए ना कहीं पे, आंख बंद करके बोल देना कि जीएसटी लगेगा। टूर लिखा हुआ है, आंख बंद करके बोल देना कि जीएसटी लगेगा। समझ में आया? तो टूर लिखा हुआ है मतलब जीएसटी लगेगा, आंख बंद करके।
समझ में आया? तो नोट फॉर टूरिज्म। अब यहाँ से देखो आप निकले, मरीन लाइन्स पहुँचे, मरीन लाइन्स में उसने क्या किया, फिर वहाँ से रेल में गया, रेल में एसी का मिला, नहीं मिला, तो एसी पे जीएसटी लगता है, फर्स्ट क्लास पे जीएसटी लगता है। इन दो को छोड़ करके, एसी और फर्स्ट क्लास को छोड़ करके बाकी और कोई भी ट्रेन का टिकट लोगे तो एग्जम्प्ट है। तो ये वाला एग्जम्प्ट है। तो ये पूरी कहानी है जिससे आपको ये पता लग जाए। तो देखो इनलैंड वाटरवेज में क्रूज वगैरह रहा तो जीएसटी लगेगा, क्रूज टूरिज्म के लिए होता है तो जीएसटी लगेगा बेटा। अब इधर देखो, आ जाओ यहाँ पर, पहला ऑटो रिक्शा, कहानी के हिसाब से चल रहा हूँ मैं। ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा। ऑटो रिक्शा के बाद कहाँ गया वो, मेट्रो स्टेशन, मेट्रो, मोनोरेल, ट्रामवे। अब एरियल ट्रामवे नहीं आएगा, जो रोप वे होती है ना, रोप वे, उस पर जीएसटी लग जाएगा। एरियल ट्रामवे एग्जम्प्ट नहीं है। रोप जो रस्सी के ऊपर उड़न खटोला चलता है ना, रस्सी के ऊपर, कई बार पहाड़ों पे जाते हो तो पहाड़ों पे जाने के लिए एक उड़न खटोला या इसको बोलते हैं रोप वे, बराबर है। एरियल ट्राम वो जो जाता है उस पर जीएसटी लग जाएगा, जो रस्सी के थ्रू जाता है। उसके बाद वो वहाँ से मीटर कैब, वहाँ से फिर इनलैंड वाटरवेज या पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पस। टूरिज्म वाला नहीं होना चाहिए। इन ए वेसल्स बिटवीन प्लेस लोकेटेड इन इंडिया। तो देखो मुंबई से गोवा गया मैं, अगर मुंबई से गोवा गया बट क्रूज में गया तो जीएसटी लग जाएगा, नॉर्मल वेसल्स में गया तो नहीं लगेगा। उसके अलावा रेलवे इन ए क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास और एसी, एसी और फर्स्ट क्लास को छोड़ करके कोई सा भी, एसी और फर्स्ट क्लास को छोड़ करके कोई सा भी। ओके, चलो ये चार्ट है बेटा पूरा, बाय एयर, बाय रेल, बाय वेसल्स, बाय रोड, सबका। ओके, जो ऊपर पड़ा है ना, इन सब की समरी आ गई है इसी चार्ट में। ओके, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ना बेटा, अब हम आ रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे। अब देखो, अब हम वो पढ़ने वाले, जब गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है और उसका जो फ्रेट होता है ना, उसका फ्रेट, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। भाड़ा जो आप दोगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये अलग अलग केस से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले एंट्री नंबर 18 पे आते हैं। एंट्री नंबर है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये क्या बोलता है कि भाई दो चीज़ों के बारे में, कि ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड हो रहा है अगर, बराबर, या इनलैंड वाटरवेज है। इनलैंड वाटरवेज का मतलब इंडिया का वेसल्स या इंडिया का कोई भी बोट या योट वगैरह जो इंडिया के पानी में चलती है, इंडिया के पानी में चलती है। जैसे मुंबई से गोवा माल भेजा, मुंबई से पोर्ट ब्लेयर माल भेजा, कांडला पोर्ट से चेन्नई माल भेजा, वो सब इनलैंड वाटरवेज है। जो वो वेसल्स जो इंडिया के पानी में चलेंगे, इंडिया के रिवर में चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स लेकर के जाते हैं, उनको जो भी पैसा दोगे, जो भी भाड़ा दोगे, वो एग्जम्प्ट होगा। बाय रोड जो होता है उसमें दो केस है, एक तो जीटीए या कुरियर, दूसरा अदर केसेस। जीटीए और कुरियर जो है ना, ये इस पे टैक्स लगता है, बट जीटीए में भी कुछ चीज़ें एग्जम्प्ट होती जो हम आगे पढ़ेंगे। अदर केसेस पूरा एग्जम्प्ट होगा। ये एंट्री नंबर 18 बोलता है बेटा। सर ये अदर केसेस क्या होते हैं? चलो मैं बताता हूँ बेटा अदर केसेस क्या होते हैं। मान लीजिए मुझे कोई गुड्स मुंबई में एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना है, तो वो हाथ गाड़ी होती है ना, हाथ गाड़ी ठेले के थ्रू, या एक ऐसा टेम्पो होते हैं छोटा सा यूँ, वैसे टेम्पो होते हैं, ये रिक्शा का मुंह लगा हुआ होता है आगे, छोटे टेम्पो होते हैं, वो हो गया। ये एक छकड़ा गाड़ी कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। एक बाइक होती है, बराबर है, और उसके पीछे एक ट्रोला यूँ बंधा हुआ रहता है, बाइक के पीछे एक ट्रोला बंधा हुआ रहता है, बराबर है।
वो छकड़ा गाड़ी जिसमें आगे बाइक का मुंह होता है और पीछे ट्रोला होता है, तो वो सब जीटीए नहीं है। क्योंकि जीटीए के लिए मैंने क्या बोला, जीटीए वो होता है जो कंसाइनमेंट नोट इशू कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा, कंसाइनमेंट नोट इशू कर सकता है, उनको जीटीए बोला जाता है जो कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं बेटा। ओके, तो ये क्या है आपके छकड़ा गाड़ी, ये टेम्पो, छोटा टेम्पो, जो जीटीए की डेफिनेशन में नहीं आ रहे। हाथ गाड़ी, हाथ से माल ले जाना, ठेले से माल ले जाना, बराबर है। एस, एक छोटा हाथी एस करके एडवर्टीजमेंट देखा होगा आपने, वो ऐसा ट्रोला होता है, इस टाइप का, बराबर है। तो इनके थ्रू अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा तो एग्जाम्प्ट है, क्योंकि बाई रोड हो रहा है। और ये लोग जीटीए नहीं है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है। जीटीए क्या होता है, जिसको ऑल इंडिया लेवल पे गुड्स को ले जाने की परमिशन होती है, ऑल इंडिया परमिट होता है जिसके पास में, उसको जीटीए बोला जाता है बेटा, बराबर है। समझ में आए, जो कंसाइनमेंट नोट इशू करते हैं। तो ये जो है ना, ये सब एग्जाम्प्ट होंगे, ये सब एग्जाम्प्ट है बाई रोड, अदर केसेस एग्जाम्प्ट होंगे जीटीए कुरियर को छोड़ करके। जीटीए और कुरियर का मैं आगे बताऊंगा, जीटीए का बताऊंगा, कुरियर तो टैक्सेबल है, कुरियर तो हमेशा टैक्सेबल होगा। जीटीए का कुछ केस में एग्जम्पशन मिलता है, बट वो आगे डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ ए जीटीए और ए कुरियर एजेंसी। मतलब बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन हमेशा एग्जम्प्ट होगा, खाली जीटीए और कुरियर को छोड़ करके। दूसरा, इनलैंड वाटरवेज हमेशा एग्जम्प्ट होगा, बाय इनलैंड वाटरवेज गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन इनलैंड वाटरवेज के थ्रू हो रहा है। अब बारी आती है आगे एंट्री नंबर 19 की, 19A की, 19B की और 19C की। तो 19, 19A, 19B इनको मैं एक ही साथ ले रहा हूँ, फिर 19C लेते हैं। ओके, आ जाओ इधर। ना बेटा, यूँ समझो, ये है इंडिया, ये है यूएसए। अब इधर देखना, यूएसए से इंडिया में कोई गुड्स आता है, यूएसए से इंडिया में कोई गुड्स आता है। अब ये जो गुड्स आता है तो या तो बाई एयर आएगा या बाई वेसल्स आएगा, और भाड़ा लगेगा। तो जो फ्रेट है, पेड ऑन इम्पोर्ट, मान लो ₹2 लाख है, उसका क्या होगा, उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। तो ये क्या बोलता है, ये जो गुड्स आया है किसके थ्रू आया, बाई एयर आया, एयर फ्रेट, बाई वेसल्स आया, एयर फ्रेट और वेसल्स, बराबर है। बाई एयर आया या बाई वेसल्स आया। अब यहाँ पे देखना बेटा, एयर फ्रेट जो है वो एग्जम्प्ट होगा एंट्री नंबर 19 में, बट बाई वेसल्स के थ्रू आया तो टैक्स लगेगा, तो टैक्स लगेगा। और टैक्स लगेगा किस में, इधर देखना, सप्लायर अगर टैक्सेबल टेरिटरी का, मतलब वेसल्स, वेसल्स का जो ओनर है वो टैक्सेबल टेरिटरी का, मान लो उसकी लोकेशन, सप्लायर अगर टैक्सेबल टेरिटरी का है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा। और सप्लायर अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का, मतलब जो वेसल्स का मालिक है, वेसल्स की जो कंपनी है, जिस कंपनी का वेसल्स जो इंडिया में आ रहा है वो यूएसए का है, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का, तो फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होता है, इंपोर्टर पे करता है। ये आपने आरसीएम वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो इसका मतलब इन शॉर्ट, वेसल्स के थ्रू गुड्स इंडिया में आया, वेसल्स के थ्रू गुड्स इंडिया में आया तो बेटा हर हाल में टैक्स लगना ही लगना है। लेकिन अगर बाई एयर अगर इंडिया में आया तो एग्जम्प्ट हो जाएगा फ्रेट, एंट्री नंबर 19 में ना। यहाँ तक शायद किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बारी आती आगे, गुड्स अगर इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा रहा है, इंडिया से आउटसाइड इंडिया जा रहा है गुड्स, तो फ्रेट क्या होगा, तो इधर देखो,
फ्रेट पेड ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स। इधर देखना बेटा, ये एक्सपोर्ट किसके थ्रू हो रहा है, बाय एयर, या बाय वेसल्स। बाय एयर या बाय वेसल्स हो रहा है, बराबर है। अब इधर देखना, बाय एयर अगर हो रहा है तो एग्जम्प्ट होगा, एंट्री नंबर 19 है में, और बाय वेसल्स अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो भी फ्रेट एग्जम्प्ट होगा, एंट्री नंबर 19B में। तो 19A 19B समझ में आया, दोनों एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट फ्रेट की बात कर रहे हैं, और 19 किसकी बात कर रहा है, इंपोर्ट की बात कर रहा है, वो भी एयर फ्रेट की खाली। वेसल्स से अगर गुड्स इंपोर्ट किया तो टैक्स लग जाएगा बेटा आप लोगों को, ओके, टैक्स लग जाएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, देखो एंट्री नंबर 19, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया अप टू द कस्टम स्टेशन क्लियरेंस इन इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रहा है, एग्जम्प्ट। दूसरा है सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू प्लेस आउटसाइड इंडिया, इंडिया से आउटसाइड इंडिया अगर जा रहा है तब भी एग्जम्प्ट, ओके। ये एंट्री नंबर 19 है, बट ये बाई एयर है। 19B बाई वेसल्स, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय वेसल्स फ्रॉम कस्टम स्टेशन ऑफ क्लियरेंस इन इंडिया टू द प्लेस आउटसाइड इंडिया, एग्जम्प्ट होगा, ओके। अब बारी आती है 19C की। 19C क्या बोलता है, इधर देखना बेटा, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस। अब ये क्या है मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ पे लॉन्च करने के लिए एक इसरो होता है, इसरो का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं। सैटेलाइट लॉन्च सर्विस, इसरो, ओके। ये सैटेलाइट को लॉन्च करता है, ये है इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया, ये यूएसए। यूएसए को एक सैटेलाइट लॉन्च करवानी थी इसरो से, यूएसए को एक सैटेलाइट लॉन्च करवानी थी इसरो के थ्रू। तो यूएसए ने क्या किया, इसरो को बोला भाई हमारी एक सैटेलाइट है जो लॉन्च करोगे क्या, भेजोगे क्या इंडिया के बाहर, बोले ठीक है, सॉरी अंतरिक्ष में भेजोगे क्या, बोले ठीक है। अब इधर देखना, सप्लायर कौन है, इसरो, रिसिपिएंट कौन है, यूएसए। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ बेटा मैं यहाँ पर क्या होता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई जो ना, प्लेस ऑफ सप्लाई, उसमें सेक्शन 13 लगता है, जो आप प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ोगे, क्या लगता है बेटा, सेक्शन 13। जो आप प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ोगे सेक्शन 13 एप्लीकेबल होता है यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई का। ये जो सेक्शन 13 है उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई होगी वो जगह जहाँ पे गुड्स को भेजा जा रहा है। अब यहाँ पर इसरो यूएसए के गुड्स को कहाँ भेज रहा है बेटा, कहाँ भेज रहा है, अंतरिक्ष में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई होगी अंतरिक्ष। तो यूएसए जो है, मान लीजिए उसने 10 करोड़ रुपया दिया, 10 करोड़, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि सप्लाई आउटसाइड इंडिया है। प्लेस ऑफ सप्लाई अंतरिक्ष, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, वहाँ पे तो जीएसटी लगता नहीं है, तो नो जीएसटी। लेकिन यहाँ पर वही सैटेलाइट मान लो इंडियन गवर्नमेंट के लिए भेजी इन्होंने, ये इंडियन गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं, ये सप्लायर इंडियन गवर्नमेंट रिसिपिएंट, तो इंडियन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है इंडिया में, और वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वो जगह मानी जाती है जहाँ पे आप रजिस्टर्ड होते हो। क्या होते हो, रजिस्टर्ड होते हो। यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी इंडिया, इंडिया में रजिस्टर्ड है इंडियन गवर्नमेंट, तो इंडिया सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग। ये आगे आप पढ़ोगे, जब प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ोगे ना तब समझ में आएगा। मैं रीज़न बताता हूँ कि इसको एग्जामिशन में क्यों लेकर के आए थे इसरो वाली को, वो रीज़न समझा रहा हूँ। अब हुआ क्या, इंडियन गवर्नमेंट ने जो 10 करोड़ रुपया दिया उस पर टैक्स लगेगा,
जबकि यूएसए गवर्नमेंट इसरो को पैसा दे रही है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि जो प्रोविजन है सेक्शन 13 का प्लेस ऑफ सप्लाई का, उसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में जीएसटी नहीं लगता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के जो प्रोविजन बनाए गए हैं उसमें यह कि जहां पे रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होता वो जगह प्लेस ऑफ सप्लाई होगी, और इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो इंडिया हो गई वहां पर, तो यहां पर जीएसटी लग जाएगा। अब मोदी गवर्नमेंट ने सोचा ये क्या हो गया कि इसरो यूएसए को सर्विस दे 10 करोड़ तो जीएसटी नहीं लगेगा, बट इसरो अगर हमको सर्विस दे तो जीएसटी लगेगा। अब बोले क्या करें, प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन में चेंज कर दें। तो मोदी जी ने बोला सब में चेंज मत करो भाई, एक काम करो, एक नई एंट्री बना दो, एंट्री नंबर 19C, और उसमें लिख दो कि ये इसरो या अंतरिक्ष स्पेस वाले जो भी है जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं इंडिया से, वो एग्जम्प्ट होगी, उनकी वो सर्विस एग्जम्प्ट होगी। जब एग्जम्प्ट होगी तो ऑटोमेटिक ये भी एग्जम्प्ट हो जाएगी। बोला आइडिया तो बढ़िया है। तब जाकर के 19C को इंट्रोड्यूस किया गया था, और इसी तरह से 19C आई। तो इधर देखो 19C, सैटेलाइट लॉन्च सर्विस सप्लाइड बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो या अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये तीन ही है जो इंडिया से सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। बोले ये लोग जो सर्विस देते हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग की, वो एग्जम्प्ट होगी। वो क्या होगी? एग्जम्प्ट होगी। सर ये दोनों अमेंडमेंट है क्या, 19 एंड 19B? बेटा अमेंडमेंट नहीं, ये पुराना चला आ रहा है। पहले ये एप्लीकेबल था खाली 30 सितंबर 2020 तक, फिर 30 सितंबर 2021, अब 30 सितंबर 2022 तक एग्जम्प्ट कर दिया इसको। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पक्का? श्योर? थैंक्स। अब आते हैं सर्विसेज बाय वे ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉलोइंग गुड्स बाय रेल वेसल्स जीटीए। बेटा ये समझाने से पहले एक कहानी मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये कहानी बड़ी काम की है, आपके एग्ज़ाम में आएगी बेटा, आएगी तो 5 मार्क्स दे करके जाएगी। ये कहानी क्या है ज़रा ध्यान से सुनना बेटा। कहानी क्या है इधर देखो। जॉनी लीवर और अनुपम खेर की ये कहानी है। जॉनी लीवर एंड अनुपम खेर, ये दोनों, जॉनी लीवर की मूवी की शूटिंग चल रही थी, मेला मूवी की, जिसमें इनको इंस्पेक्टर पक्कड़ सिंह का कड़क रोल करना था, और अनुपम खेर की मूवी की शूटिंग चल रही थी शोला और शबनम, जिसमें इनको एक मिलिट्री ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले करना था, वो भी कड़क। तो इन दोनों ने सोचा क्यों ना कुछ मिलिट्रियंस के बीच में रहा जाए, मिलिट्री के लोगों के बीच में रहेंगे, उनके रूल्स रेगुलेशन समझेंगे, मज़ा आ जाएगा। ये दोनों गए बेचारे, और टारगेट रखा था 6 महीना उनके बीच में रहेंगे, ताकि कैरेक्टर में, रोल में जान डाल देंगे हम। 10 दिन में छोड़ करके आना पड़ा। क्यों? ध्यान से सुनना। बेचारे रोज सुबह उठ करके खेतों में जाते थे। कहाँ जाते थे? खेतों में। खेत बराबर है। अब खेतों में सर किस लिए जाते थे बेटा, वो तो मुझे क्या पता, बाप खुद समझदार हो। रोज सुबह उठ करके खेत में जाते थे। उन्होंने बड़ी रैगिंग ली इन लोगों की, मिलिट्री वालों ने, और खेत से जाकर के क्या करते थे, ऑर्गेनिक मैन्योर डालते थे। ऑर्गेनिक मैन्योर समझ सकते हो आप। अब खेत में आदमी जा रहा है सुबह सुबह तो क्या डालेगा? ऑर्गेनिक मैन्योर। तो वहाँ पे जाकर के ऑर्गेनिक मैन्योर डालते थे, और वहाँ से आते वक्त पल्सेस, राइस, शुगर, मिल्क, फ्लोर, आटा, मतलब आटा, क्योंकि गांव बीच में पड़ता था, वहाँ से लेकर के आना होता था। ये सब लेकर के आते थे, ये सब लेकर के आते थे वहाँ से, मतलब यूँ बोल सकते हैं इन शॉर्ट फूड स्टफ़ लेकर के आते थे। आने के बाद में भी काम खत्म नहीं हुआ इनको जितने भी कैंप थे, उन सभी कैंप में मैगजीन और न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते थे। क्या डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते थे? मैगजीन और न्यूज़पेपर, ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ते थे उनको, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, बराबर है। उसके बाद उत्तराखंड में बाढ़ आ गई, तो रिलीफ मटेरियल लेकर के जाना था मिलिट्री वालों को। रिलीफ मटेरियल जो है ना, पूरा का पूरा
पूरा का पूरा रिलीफ मटेरियल इन 2 लोगों ने लोड किया था ट्रक में। और जब करगिल वॉर शुरू होने वाला था उस वक्त जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं वो सब के सब ट्रक में इन 2 लोगों ने लोड किया था। किसने? जॉनी ली और अनुपम खेर ने। इनको लग गया कि इस हिसाब से तो हम मर जाएंगे, ये छोड़ करके चले गए। बोले बस बहुत हो गई ट्रेनिंग, 10 दिन में ही निकल गई है। खेत का मतलब है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। यहाँ पे अब बेटा यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो नाम मैंने लिखे हैं ना, ये जो नाम लिखे हैं इसके बारे में समझना। इनका ट्रांसपोर्टेशन बाय वेसल्स हो रहा है या बाय रेल हो रहा है या बाय जीटीए हो रहा है, हमेशा एग्जम्प्ट होगा। जो भी भाड़ा होगा एग्जम्प्ट होगा। मतलब जीटीए मुंबई से उत्तराखंड रिलीफ मटेरियल लेकर के गया और उसका भाड़ा लिया 1 लाख रुपया, वो एग्जम्प्ट है। रेल के थ्रू आपने फूड स्टफ भेजा एक जगह से दूसरी जगह पे, राइस भेजा एक जगह से दूसरी जगह पे, मैगजीन न्यूज़पेपर भेजे, तो जो भी फ्रेट होगा उस पर जीएसटी नहीं लगता, वो एग्जम्प्ट होता है। वेसल्स के थ्रू भी आप भेजोगे तो कभी जीएसटी नहीं लगेगा, वो भी आपकी क्या होगा बेटा? एग्जम्प्ट होगा। बट ये क्या है? विद इन इंडिया, ट्रांसपोर्टेशन विद इन इंडिया। सर बाई एयर हो तो फिर टैक्स लग जाएगा। बाई एयर है तो टैक्स लग जाएगा। एग्जम्पशन खाली किसके लिए? ये किसके लिए बेटा? ये एग्जम्पशन किसके लिए? ये एग्जम्पशन है सिर्फ और सिर्फ ये रेल, वेसल्स और जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ओके, तो देखो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पहला, देन ऑर्गेनिक मैन्योर, फूड स्टफ, मैगजीन न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस इक्विपमेंट्स एंड ये सब। आ जाओ इधर। कॉमन आइटम्स ट्रांसपोर्टेड बाय रेल, वेसल्स और जीटीए विच आर एग्जम्प्ट: एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फूड स्टफ, न्यूज़पेपर, मैगजीन रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट्स, रिलीफ मटेरियल, ऑर्गेनिक मैन्योर। ओके, ये नाम याद रहेंगे। फ्लोर, पल्सेस, राइस, मिल्क, सॉल्ट, ये सब। शुगर नहीं है बेटा इसमें, शुगर नहीं है, बट शुगर भी फूड स्टफ का पार्ट ही है बेटा, मान सकते हैं। चलो ना, अब इसके अलावा बाय रेल अगर आप और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं रेल और वेसल्स के थ्रू, रेलवे इक्विपमेंट्स और मटेरियल, तो वो भी एग्जम्प्ट होगा। तो इधर देखो, बाय रेल अगर आप बाय रेल और वेसल्स, रेलवे इक्विपमेंट्स, या रेलवे मटेरियल ट्रांसपोर्ट किए, रेलवे इक्विपमेंट्स और रेलवे मटेरियल ट्रांसपोर्ट किए आपने, बाय रेल और वेसल्स एग्जम्प्ट होगा। बट बाय जीटी अगर रेलवे इक्विपमेंट्स, या रेलवे मटेरियल ट्रांसपोर्ट किए तो टैक्स लग जाएगा। तो रेलवे इक्विपमेंट, रेलवे मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसका जो फ्रेट होता है वो तभी एग्जम्प्ट होगा जब बाई रेल या बाई वेसल्स जा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए एक इंजन है मुंबई में, उस इंजन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए जिनको रिपेयर करने के लिए दमन भेजना था, मुंबई से वेसल्स के थ्रू वो दमन गया तो जो भी भाड़ा होगा वो एग्जम्प्ट होगा। मुंबई से रेल के थ्रू दमन गया, जो भी भाड़ा होगा वो एग्जम्प्ट होगा। मुंबई से जीटीए के थ्रू दमन गया, जो भी भाड़ा होगा उस पर टैक्स लग जाएगा बेटा। ओके, चलो अब इसके अलावा आते हैं आगे। जीटीए के लिए एक और सर्विसेज जो एग्जम्प्ट होती है, एक और केस एग्जम्प्ट होता है जीटीए के केस में। एंट्री नंबर 21 जीटीए की है बेटा। गुड्स वेयर ग्रॉस अमाउंट चार्ज ऑन ए कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन ए सिंगल गुड्स कैरियर्स डज नॉट एक्सीड 1500। मतलब अगर आप कोई ग्रॉस अमाउंट चार्ज करें जो 1500 रुपये तक का है, किसके लिए? कोई कंसाइनमेंट है जो एक सिंगल गुड्स कैरियर्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिंगल गुड्स कैरियर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। किसके थ्रू बेटा?
सिंगल गुड्स कैरियर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एक ही ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, 1500 रुपया है, एग्जेम्प्ट है। गुड्स वेर ग्रॉस अमाउंट चार्ज फॉर ए सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड 750, 750 से ज़्यादा हुआ तो टैक्स लग जाएगा। समझो ये क्या कहना चाहते हैं, आ जाओ बेटा। ये बेटा मैं हूं MG, ये है मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C। ये एक ट्रक है, GT है। और इसके थ्रू गुड्स जा रहा है बेटा, इसके थ्रू गुड्स जा रहा है 3 लोगों को। 3 कंसाइनमेंट यहाँ पे रखे हुए, एक ही ट्रक में 3 कंसाइनमेंट है, एक ही ट्रक में 3 कंसाइनमेंट है बेटा। अब इनमें से इसका जो भाड़ा है ना फ्रेट, वो है 200 रुपीज़। इसका जो फ्रेट है वो है 300 रुपीज़। इसका जो फ्रेट है वो है 800 रुपीज़। तो बेटा याद रखना, एक ट्रक में अगर एक से ज़्यादा कंसाइनमेंट जा रहे हैं तो उस वक्त आपको देखना है सिंगल कंसाइनी, हर एक कंसाइनी, जैसे इसमें ए का प्रोडक्ट है, इसमें बी वाला और इसमें सी वाला, तो 750 से ज़्यादा जो होगा, 750 से ज़्यादा उस पर GST लगेगा, मतलब इस पर GST लगेगा। ये 2 एग्जम्प्ट हो जाएंगे। एक और केस लेते हैं, मिस्टर A, ये सॉरी मिस्टर MG और मिस्टर A। इसमें एक ही कंसाइनमेंट जा रहा है, एक ही कंसाइनमेंट जा रहा है मिस्टर A के लिए। तो उस केस में सिंगल कैरियज से जा रहा है, ये कैरियज से, तो इसका फ्रेट 1500 है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, या 1500 तक है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, 1500 से कम है तब भी एग्जम्प्ट होगा। सर 2000 हुआ तो पूरा टैक्सेबल होगा, 2000 हुआ तो पूरा टैक्सेबल होगा, याद रखना बेटा, पूरा टैक्सेबल होगा, पूरे पे टैक्स लगेगा अगर 2000 हो गया तो। ओके, अब इधर देखना, इसको याद कैसे रखें। 1500 750 में स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इधर देखो बेटा, अगर सिंगल कंसाइनी लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन में, सिंगल कंसाइनी, तब 750 से ज़्यादा जो है उस पर टैक्स लगेगा। और सिंगल गुड्स कैरियज लिखा हुआ आ जाए, सिंगल गुड्स कैरियज लिखा हुआ आ जाए, सिंगल गुड्स कैरियज, तो 1500 से ज़्यादा जो उस पर टैक्स लगेगा और पूरे अमाउंट पे लगेगा, ये याद रखना, पूरे अमाउंट पे लगेगा बेटा। समझ में आया? कोई डाउट? पक्का? श्योर? चलो बेटा अब आ जाओ इधर। 21A ये RCM के टाइम पे मैंने पढ़ा दिया था बेटा आपको, 21A RCM के टाइम पे ले लिया। 21B ये भी अपन ने RCM के टाइम पे ले लिया था बेटा, ये पूरा चार्ट लिया था RCM के टाइम पर मैंने, कि अगर GTA सर्विस दे रहा है और रिसिपिएंट अगर डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एजेंसी है, जो सिर्फ TDS डिडक्ट करने के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं, तो फिर वो एग्जम्प्ट हो जाएंगे 21B में। रिसिपिएंट अगर 7 स्टार में से कोई है, रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो रजिस्टर्ड है, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग AOP, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, या बॉडी कॉर्पोरेट, और रेट अगर 5% की है या अनरजिस्टर्ड है, GT अनरजिस्टर्ड है, तो टैक्स लगेगा RCM में। रेट 12% की तो टैक्स लगेगा फॉरवर्ड चार्ज में। और इनके अलावा कोई और है तो वो एग्जम्प्ट होगा 21A में। 21A का एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, जो मैंने RCM के टाइम पे भी लिया था आपके। क्या एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए मुझे मुंबई से पुणे शिफ्ट होना है, तो मेरे घर का सामान मैं पुणे लेकर के जा रहा हूँ, मैंने एक GTA को बुक किया। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी मुझे सर्विस दे रहा है, 1 लाख रुपीज़ वो मुझसे ले रहा है। अब यहाँ पे देखना, ना मैं कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी हूँ, ना मैं रजिस्टर्ड फैक्ट्री हूँ, मैं रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी हूँ, मैं GST में रजिस्टर्ड भी नहीं हूँ, ना मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ, ना मैं पार्टनरशिप फर्म हूँ, ना मैं बॉडी कॉर्पोरेट हूँ, तो इनमें से तो एक भी नहीं हूँ मैं। फिर ना मैं कोई डिपार्टमेंट हूँ गवर्नमेंट का, ना मैं लोकल अथॉरिटी हूँ, ना मैं कोई गवर्नमेंट एजेंसी हूँ।
तो उस केस में जीटी जो मुझे सर्विस देगा वो 21A में एग्जम्प्ट हो जाएगी। ओके, तो सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए टू अनरजिस्टर्ड पर्सन वो एग्जम्प्ट होती है जो एक आम आदमी होता ना बेटा। अब ये जो है ना, ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स था। अब ये इसका चार्ट है, ये इसका पूरा चार्ट है जिसमें मैंने आरसीएम भी कवर कर लिया, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म भी कवर कर लिया, सब कुछ कवर कर लिया इस चार्ट में। ओके, ये चार्ट भी कवर कर ही लें क्या बोलते हो? ले ही लेते हैं, ठीक है, चलो आ जाओ, इसको ले लेते हैं बेटा। जीटी अगर सर्विस दे रहा है किसको? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एजेंसी को, और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन ले रखा ओनली फॉर डिडक्टिंग टीडीएस, यस, तो वो एग्जम्प्ट होगा एंट्री नंबर 21B में। अगर कोई भी स्पेसिफाइड पर्सन है, रजिस्टर्ड फैक्ट्री, रजिस्टर्ड सोसाइटी, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, पार्टनरशिप फॉर्म, बॉडी कॉर्पोरेट, तो आप देखोगे ट्रांसपोर्टेशन किसका कर रहे हैं? स्पेसिफाइड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं ये, बोले यस, तब तो एग्जम्प्ट हो जाएगा एंट्री नंबर 21 में। स्पेसिफाइड गुड्स क्या होते हैं बेटा? ये रहे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फूड स्टफ, फ्लोर, पल्सेस, मिल्क, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, डिफेंस, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, रिलीफ मटेरियल, ऑर्गेनिक मैन्योर, ये सब, इनका ट्रांसपोर्टेशन तो एग्जम्प्ट है। नो, इनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप देखोगे कि जीटी जो पैसा चार्ज कर रहा है, सिंगल गुड्स कैरियर्स है तो लेस देन इक्वल्स टू 1500 है, या सिंगल कंसाइनी है तो लेस देन इक्वल्स टू 750 है, बोले यस, तो एग्जम्प्ट हो जाएगा एंट्री नंबर 21 में। नो, तो फिर रेट ऑफ टैक्स देखोगे जीटीए की 5% है तो आरसीए में टैक्सेबल होगा, 12% है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होगा। मतलब जीटी का पूरा निचोड़ आ गया, यहाँ पर सब कुछ कवर कर लिया हमने यहाँ पर जीटीए का। ओके, कुरियर एजेंसी के थ्रू अगर आप गुड्स भेज रहे हैं तो टैक्स लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। अदर देन जीटी और कुरियर बाय रोड है तो हमेशा एग्जम्प्ट होगा। हाथ गाड़ी से ले जा रहे हो, छोटा है साथी जो वो छोटा टेम्पो से माल लेकर के जा रहे हो, ऊँट गाड़ी से माल लेकर के जा रहे हो, बैलगाड़ी से माल लेकर के जा रहे हो, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी से माल लेकर के जा रहे हो, सब एग्जम्प्ट हो जाएगा। अब बारी आती है बाई एयर। बाई एयर अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो इधर देखो, फ्रेट ऑन ट्रांसफर ऑफ गुड्स विद इन इंडिया, मुंबई से जयपुर माल भेजा, मुंबई से दिल्ली माल भेजा, दिल्ली से त्रिपुरा माल भेजा, त्रिपुरा से मुंबई माल भेजा, सब पे टैक्स लगेगा। सर त्रिपुरा तो एग्जम्प्ट है ना बेटा, वो पैसेंजर की सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, वो त्रिपुरा टू मुंबई एग्जम्प्ट हो जाएगा, दिल्ली टू त्रिपुरा एग्जम्प्ट हो जाएगा, लेकिन गुड्स की एग्जम्प्ट नहीं है बेटा। तो मुंबई से त्रिपुरा गुड्स भेजूंगा मैं बाई एयर तो टैक्स लग जाएगा बेटा। ओके, फ्रेट ऑन इंपोर्टेड गुड्स, अगर गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो आउटसाइड इंडिया, यूएसए से इंडिया में माल आया, बाई एयर आया तो एग्जम्प्ट होगा एंट्री नंबर 19 में, और इंडिया से आउटसाइड इंडिया गया बाई एयर तो एग्जम्प्ट होगा 19A में। बाई वेसल्स अगर गुड्स आ रहा है तो इधर देखो, फ्रेट ऑन एक्सपोर्टेड गुड्स, अगर इंडिया से आउटसाइड इंडिया गुड्स गया बाई वेसल्स तो एंट्री नंबर 19B में एग्जम्प्ट होगा, बराबर है। और अगर फ्रेट इंपोर्टेड गुड्स अगर आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आ रहा है बाई वेसल तो टैक्स लगेगा। सप्लायर अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का है तो आरसीए में लगेगा, सप्लायर अगर टैक्सेबल टेरिटरी का है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में लगेगा। फ्रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स विद इन इंडिया अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन विद इन इंडिया हो रहा है, इनलैंड वाटरवेज है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, और अदर देन इनलैंड वाटरवेज है तो देखो रेलवे इक्विपमेंट और रेलवे मटेरियल या स्पेसिफाइड गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन विद इन इंडिया हो रहा है तो एग्जम्प्ट होगा, अदर गुड्स है तो टैक्सेबल होगा। अब ध्यान से सुनना ये क्या कहना चाहता है, इधर देखो बेटा, इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, अदर केसेस में क्या हो जाएगा वेसल्स वाले में। आओ इधर, जैसे मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप है, एक एग्जांपल लेते हैं, अब इधर देखना, इधर देखना बेटा, समझो इधर, एक वेसल से जो गुजरात से मुंबई और मुंबई से केरला जाता है, बराबर है, केरला जाता है, इस वेसल्स के थ्रू, ये है इनलैंड वाटरवेज, ये क्या है इनलैंड वाटरवेज,
ये सिर्फ इंडिया के पानी में चलते हैं। इनके थ्रू गुड्स आप इंडिया में कहीं पे भी भेजो एग्जाम्प्ट होंगे एंट्री नंबर 18 के अकॉर्डिंग। लेकिन एक वेसल्स है जो ऑस्ट्रेलिया से आया गुजरात, और गुजरात से फिर जाएगा केरला, और केरला से श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद वापस किसी और कंट्री में चला जाएगा। और गुजरात से उसी वेसल्स में मैं केरला के लिए गुड्स भेज रहा हूँ, केरला के लिए। तो ये इनलैंड वाटरवेज नहीं, इनलैंड वाटरवेज जो सिर्फ इंडिया में चलते हैं, ये आउटसाइड इंडिया भी जाता है, आउटसाइड इंडिया से इंडिया में भी आते हैं ये। तो ये वाले जो वेसल्स है ये अदर केसेस में कवर होता है, यहाँ पे अदर केसेस में। तो अब इनके थ्रू अगर मैं गुजरात से केरला रेलवे इक्विपमेंट्स और मटेरियल भेजता तो एग्जाम्प्ट होगा। स्पेसिफाइड गुड्स भेजूंगा, कौन सा, ऑर्गेनिक, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ऑर्गेनिक मैन्योर, रिलीफ मटेरियल, डिफेंस इक्विपमेंट्स, ये न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, फूड स्टफ, वो सब, तो वो एग्जाम्प्ट होगा। अदर गुड्स है उनके अलावा कोई और गुड्स भेज रहा हूँ तो फिर टैक्स लग जाएगा, इसका मतलब इधर देखो, ये जो वेसल्स आउटसाइड इंडिया से इंडिया में आया और फिर गुजरात से केरला गया, उसमें मैं रिलीफ मटेरियल भेज रहा हूँ, उसका फ्रेट है 10,000 फ्रेट, और उसके अलावा मैं ऑयल भेज रहा हूँ, उसका फ्रेट है 20,000। इस पे टैक्स लगेगा, ये एग्जाम्प्ट होगा, ओके, क्योंकि स्पेसिफाइड गुड्स में आ गया रिलीफ मटेरियल, तो अदर गुड्स टैक्सेबल होते हैं। अब बारी आती है बाय रेल अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो टैक्स लगेगा, और विद इन इंडिया सप्लाई कर रहे हो तो रेलवे इक्विपमेंट्स, रेलवे मटेरियल या स्पेसिफाइड गुड्स है तो एग्जाम्प्ट है, अदर गुड्स है तो टैक्सेबल होगा रेलवे का भी बेटा। ओके, कोई डाउट? पक्का, श्योर, 100%? दैट्स गुड।